तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? स्टार्ट करने वाले हैं जो भी हम कल चीज पढ़े थे उसको एक बार रिकैप करते हुए करते हैं। देखो, हमने ऐसे पढ़ा था कि इतिहास जानने के कितने स्रोत होते हैं? 2 स्रोत होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से आते हैं? तो अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, मूर्तियां आती हैं, चित्रकला आते हैं, मंदिर शैली और वास्तुकला, ऐसी चीज आती है। इनके बारे में डिटेल्ड हम इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। आपकी बुक में इनिशियली चैप्टर में ही दिया होगा, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे जब आपको एक बेस तैयार हो जाए 10-12 लेक्चर के बाद, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? ये इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में कौन 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 से आते हैं? तो 3 पार्ट में तोड़ते हैं साहित्यिक स्रोत को। पहले को क्या बोलते हैं? धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में कितने पार्ट में टूटेगा? 2, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आएगा? तो वेदांग, संहिता, उपनिषद, अरण्यक, ये सब आएगा, ठीक है। ब्राह्मणेतर साहित्य में क्या आएगा? तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, संगम साहित्य, ये आएंगे। इसके अलावा और कौन सा है? तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जिसे लौकिक साहित्य कहते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य में क्या आएंगे? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया इंडिका, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो उस टाइम पीरियड में किसी राजा के बारे में या लोगों के बारे में जानकारी देता है। जैसे कल्हड़ के द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी, ठीक है, पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी, ऐसे ऐसे अलग अलग चीजें हैं। ये सब कौन सा आता है? लौकिक साहित्य आता है। क्या आता है? लौकिक साहित्य। तीसरी जो चीज है बच्चों, विदेशी यात्रा वृत्तांत, या विदेशी व्यक्ति जो भारत आए उन्होंने जैसे कहां कहां से आए? तो यूनान से आए, और कहां से आए? तो अरब से आए, और कहां से आए? तो चीन से आए, है ना। फायन, वेनसांग, इत्सिंग, अल मसूदी, ठीक है। इसके अलावा आपको हेरोडोट्स मिलेगा, है ना। तो अलग अलग मैंने आपको कल बताया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम सीधे उतर रहे हैं पाषाण काल पे। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? पाषाण काल। तो पाषाण काल को समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिथिक एज को, स्टोन एज को हम पहले डिवाइड करेंगे, कितने पार्ट में तोड़ के पढ़ेंगे। तो पाषाण काल जो होता है बच्चों, वो 5 पार्ट में होता है। कितने पार्ट में होता है? 5। पाषाण काल का जो डिवीजन होगा वो 5 तरीके से होगा। पहला जो काल होता है उसे बोलते हैं पूरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल। दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है मध्य पाषाण काल। क्या होता है? मध्य पाषाण काल। तीसरा जो होता है बच्चों वो होता है नव पाषाण काल। क्या होता है? नव पाषाण काल। पाषाण काल में ही जब पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग किया जाने लगे तो उसे कहते हैं ताम्र पाषाण काल। क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल। क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल, ठीक है। और इसी तरीके से जब ब्रॉन्ज एज या चैल्कोलिथिक बोलते हैं, क्या चैल्कोलिथिक एज या ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, ठीक है। ताम्र पाषाण काल के बाद अगला जो है सिर्फ पत्थरों का प्रयोग हो तो महापाषाण काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महापाषाण काल। ये समझ में आया? कितने तरीके का डिवीजन हुआ है? 5 तरीके का। अब आपको ये दिख रहा हो ये सर ने यहाँ पे इतना छोड़ा बाकी सबको सटा दिया है, तो नहीं, इसके 3 डिवीजन फिर होंगे। तो पूरा पाषाण काल के 3 डिवीजन होते हैं। पहला डिवीजन जो होगा वो निम्न पूरा पाषाण काल होगा। कौन सा? निम्न पूरा पाषाण काल। अगला जो डिवीजन होगा वो मध्य पूरा पाषाण काल। ये क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। और अगला जो डिवीजन होगा नव पूरा पाषाण काल। बता रहे प्री स्टोन एज, प्री स्टोन एज, ठीक है। देखिए समझिएगा ये क्या है। ये है कि हम पत्थरों की आकृति एवं हड्डियों के औजार के आधार पे मानवीय सभ्यता को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इतिहास जानने के 2 स्रोत होते हैं, जिसमें पहला स्रोत कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत। तो स्टोन अर्थात पत्थर और हड्डी अर्थात कहने का मतलब बोन्स, इन 2 स्टोन और बोन्स के बेसिस पे हम किस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य कैसे रहता था और कैसा जीवन जीता था। समझ में आइए। तो स्टोन के अलग अलग टाइप हैं। तो आप ऐसा समझिएगा बच्चों, जो पहला जो आपको निम्न पूरा पाषाण काल दिख रहा है या मध्य पूरा पाषाण काल दिख रहा है या नव पूरा पाषाण काल दिख रहा है, इसमें पत्थर का जो साइज है ना, ये जो पत्थर के औजार बनेंगे वो बदलते जाएंगे। इसमें बड़े मोटे पत्थर के औजार बनेंगे, फिर इसमें और छोटे पत्थर के औजार बनेंगे, और इसमें बहुत ही नुकीले पत्थर के औजार बनेंगे।
समझ में आया? यानी पत्थर के साइज की आकृति क्या होती, पत्थर की आकृति क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है। तो पत्थर की आकृति के बदलने के हिसाब से हम पाषाण काल को ऐसे डिवाइड करते हैं। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज समझिएगा, जो इतिहास, जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को मैंने बताया था कि हिस्ट्री को डिवाइड किया था एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, अर्थात प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो उसमें एक और चीज होती है बच्चों, जिसको ये इस तरीके से बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल समझिएगा, ये समझा रहे हैं। दूसरा है ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा क्या है, ऐतिहासिक काल। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, समझ में आएगा क्या लिखा हुआ। देखिए बच्चों, हिस्ट्री को जानने के कितने तरीके होते हैं, दो, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। समझिएगा, मान लो किसी चीज का पुरातात्विक स्रोत, पुरातत्व तो सबके बारे में मिलता है, तो मान लो एक ऐसा टाइम पीरियड, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें हमको पुरातत्व के बारे में जानकारी तो मिल गई, मतलब उस स्टोन के बारे में जानकारी तो मिल गई, लेकिन उस समय के लोग लिखना पढ़ना जानते थे क्या, या स्टोन में भी कुछ लिख पाते थे क्या, नहीं लिखते थे। तो उनका क्या मिला, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो मिला, लेकिन उनका लिटरेचर नहीं मिला, या उनका लिपि नहीं मिला, या उनकी भाषा नहीं मिली। तो इस टाइम पीरियड को हम समझ ही नहीं सकते। तो हम सिर्फ क्या, पत्थर को देख के अनुमान लगा सकते हैं, मतलब उस टाइम पीरियड के बारे में अच्छे से जानकारी हमें नहीं है। तो ऐसा मनुष्य की सभ्यता का ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन लिपि नहीं, उनकी राइटिंग्स नहीं है, तो हम उनके बारे में जानकारी नहीं ले सकते। तो ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। समझ आया? ठीक है। अब देखो, ये टाइम पीरियड में बताऊंगा कब से लेके कब तक, मोटा मोटा पहले समझ। दूसरा क्या लिखा है, आद्य ऐतिहासिक काल। ऐसे में क्या है कि इनका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला, मिट्टी के बर्तन मिले, है ना, अन्नागार मिला, फिर आपको बृहद स्नानागार मिला, है ना, बाथटब मिला, ऐसा। तो ये पुरातात्विक साक्ष्य, इनकी लिपि भी मिली, इन्होंने कुछ कुछ लिखा था दीवारों पे या किसी चीज पे लिपि मिला, लेकिन हमारी इतनी स्किल नहीं कि हम उसको पढ़ पाए, हम पढ़ ही नहीं पा रहे। तो पुरातात्विक साक्ष्य तो मिला और लिपि भी मिली, लेकिन लिपि हम नहीं पढ़ पा रहे, तो लिपि को हम क्या कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिला के क्या हुआ, ऐसा काल कौन सा होगा, आद्य ऐतिहासिक। इसमें लिपि नहीं मिल रही है इसलिए नहीं पढ़ पा रहे, इसमें लिपि मिल रही पर उस लिपि को पढ़ नहीं पा रहे। जैसे मैं बताता, सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है बच्चों, उसको बुस्ट्रोफेदन लिपि बोलते हैं। कौन, क्या बोलते हैं, बुस्ट्रोफेदन लिपि बोलते हैं। बहुत सारे नाम है, सर्पिलाकार लिपि बोलते हैं, गौमूत्री लिपि बोलते हैं, एस आकार की लिपि बोलते हैं। उसमें जैसे आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, इधर जाते हो उधर लिखते हो, पहले के लोग ऐसे लिखते थे। समझ आया? अब वो इसमें क्या होता था, इसमें 400 काइंड ऑफ आर्ट का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखने में, तो इसको बुस्ट्रोफेदन लिपि कहते हैं। पर इस लिपि को कोई भी जो लिपि को पढ़ने वाला व्यक्ति होता है वो पढ़ नहीं पा रहा है। मतलब क्या है, साक्ष्य तो है, लिपि भी है, लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे, उनकी राइटिंग्स है पर हम पढ़ नहीं पा रहे। एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है और उसकी लिपि भी है, हम दोनों को पढ़ पा रहे हैं, तो वो कौन सा काल कहलाएगा, ऐतिहासिक काल कहलाएगा। ये क्लियर हुआ? कौन सा, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य और लिपि नहीं है, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य और लिपि है, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य और लिपि भी है, दोनों को पढ़ पाए। तो ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। इसको और तोड़ेंगे, देखिए अब टाइम पीरियड। दो चीजें हैं बच्चों, धीरे धीरे करके मैं ओपन करता हूं ना सब्जेक्ट को। दो चीजें, एक होता है बच्चों बीसी, एक होता है एडी। एक को बोलते हैं बच्चों ईशा पूर्व, क्या बोलते हैं, ईशा पूर्व, और एक क्या होता है, ईस्वी। देखिएगा, ये एक पॉइंट है बच्चों जीरो, जिस पॉइंट पे यीशु मसीह का जन्म हुआ था। इस यीशु मसीह के जन्म के बाद इधर के पूरे साल जो होते हैं वो कहलाते हैं एडी। यीशु मसीह के जन्म के बाद, उनके डेथ के बाद जितना समय हुआ, बिफोर यीशु मसीह, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, इसको एडी को एसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आफ्टर क्राइस्ट, एसी। समझ आया? अब देखो समझना, अभी कौन सा समय चल रहा है, 2025। तो 2025 क्या चल रहा है, 2025 एसी या एडी चल रहा है। एक सेकंड, ये 2 बीसी है, क्या है, ये 2 बीसी है, 2 बीसी है, ये मान लो 10 बीसी, और ये मान लो
एक सेकंड समझिएगा, थोड़ा और अच्छे से करते हैं। ये मान लो बच्चों 200 BC, ये मान लो बच्चों 10,000 BC, ये मान लो बच्चों 1 लाख BC, ऐसे बढ़ रहा आगे। अब देखो हम सन को कैसे लिखते हैं, किसी व्यक्ति का जन्म होता तो कैसे लिखते हैं, 1993 से लेके 2010 तक ऐसा लिखते हैं। इस व्यक्ति का मान लो व्यक्ति जीवित रहा तो कम से ज्यादा की ओर लिखते हैं। सुनिएगा, इसी को समझिएगा, इसमें ऐसा लिखते हैं। लेकिन अगर इस एज की बात करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे पता है, ये कम है और ये ज्यादा है, यानी हम कैसे लिखेंगे 10 लाख BC से 6000 BC लिखेंगे। लेकिन जब AC होगा तो क्या लिखेंगे 6000 AC से 10,000 AC। समझ आया क्या बोल रहा है, AC में छोटे से बड़े की ओर और BC में बड़े से छोटे की ओर। पर आपको बड़े से छोटा दिखता है पर वो बड़े से छोटा होता नहीं है, वो टाइम साइकिल में ऐसा है। समझ आया कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आएगा तो आगे जो लिखूंगा वो समझ में आएगा। ये NCERT के चैप्टर नंबर 2 में क्लास 6 में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं वहां से। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे देखेंगे बच्चों। तो ये हुआ, इसके बाद इसको जब मनुष्य का जब पहली बार जन्म हुआ था ना, बताया था मनुष्य अफ्रीका में पैदा हुआ था, फिर 6 अलग अलग शाखाओं में बटा था। तो वो जो टाइम पीरियड था वो 5 लाख वर्ष पहले का था। तो बच्चों मोटा मोटा ये समझिएगा कि 1 लाख साल पहले, 1 लाख वर्ष BC से लेके 1 लाख BC से लेके 40,000 BC तक के टाइम पीरियड को क्या किसमें कंसिडर करते हैं, प्रागैतिहासिक काल में करते हैं। किसमें करते हैं, प्रागैतिहासिक काल में। समझ आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। 40,000 BC से एक सेकंड हाँ देखो 40,000 BC से लेके तकरीबन आपको 3,000 BC तक, 3000 BC तक को क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। अब यहां पे इसको इतना कर सकते हो 2000 BC कर सकते हो, और फिर इसके बाद 2000 BC से लेके पहले, या 2000 BC मत बोलो, 1000 BC बोलो, 1000 BC से लेके अभी अब के AD तक, आफ्टर का जो अभी वर्तमान तक, आप उसको देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल बोलते हैं। मोटा मोटा रेंज समझ लो ना। अब इसमें एक चीज और देखो, इसमें क्या है बच्चों, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड एक्चुअली में चालू होता है बच्चों वैदिक काल के बाद, वैदिक काल के बाद ये वाला जो है, इस टाइम पीरियड कौन बताता है, सिंधु घाटी की सभ्यता। ये किसको बताता है, पाषाण काल। थोड़ा पकड़ में आया कि नहीं आया, क्या कहना चाह रहा हूं, पाषाण काल किसको बताता है, प्रागैतिहासिक काल को। सिंधु घाटी सभ्यता किसको बताता है, आद्य ऐतिहासिक काल को। और वैदिक आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल का ऋग वैदिक काल आ जाता है। 1000 BC से चालू हो रहा ना, तो उत्तर वैदिक काल कब से चालू होता है, 1000 BC से चालू होता है। तो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है, उसके बाद से लोग लिखना सीख जाते हैं। क्योंकि वेद का शुरुआती जो साहित्य है ना बच्चों, जनश्रुति साहित्य है। वेद, आपने हनुमान चालीसा को लिखा नहीं है, सुना है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। अगर आपने ये सुना है तो आपने सुन के सीखा है, आप लिख के लिखे, प्रैक्टिस थोड़ी की हो। ये जनश्रुति साहित्य है। वेद का जो ऋग्वेद है या यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, इसका प्रारंभिक चरण जो रहा है वो सुन के रहा है। लेकिन जब वेदांग बना, जब महाभारत बना, है ना, जब रामायण बना, तब उसको लोगों ने पढ़ना चालू किया, उसको सीखना चालू किया, उसको याद करना चालू किया, लिखना चालू किया। समझ गया ना, तो वो कौन सा काल आएगा, ऐतिहासिक काल। तो महाजनपद काल, फिर टोटल पूरा हरियक वंश, शुनाग वंश, नंद वंश से लेके अभी तक का जितना भी टाइम पीरियड है, सब किसमें आएगा, ऐतिहासिक काल में। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल। अब इसी प्रागैतिहासिक काल को फिर यहां पे मैं सन तोड़ूंगा, सन को एकदम ब्रेक करूंगा। देखिएगा बच्चों, ये होगा 1 लाख BC से लेके 40,000। यहीं पे कंफ्यूजन होता है लोगों को। 40,000 BC से लेके 10,000 BC, और 10,000 BC से लेके 10,000 BC से लेके
5000 BC तक क्या हो गया, नवपाषाण काल। फिर मध्य पाषाण काल, अब ये जो यहां से ना 3000 BC जब चालू होगा ना बच्चों, ये मिक्स है। ये कहां तक मिक्स, मतलब कोई भी चीज अब एक साथ नहीं होगी। जैसे मान लो कि उत्तर भारत में कुछ और चलते रहेगा तो दक्षिण भारत में कुछ और चलते रहेगा तो मध्य भारत में कुछ और चलते रहेगा, लेकिन सभी एक साथ इवॉल्व होना चालू हो जाएंगे। तब ये तो कैटेगरी ऐसा नहीं, ये 3 कैटेगरी तो समझ में आती है, लेकिन जब अगर मध्य पाषाण काल कहीं चल रहा है तो वहीं पे कहां चालू, क्या चालू हो जाएगा, धीरे से तांबा मिल जाएगा तो तांबा चालू हो जाएगा, समझ गए, पैरेलल वर्ल्ड चालू हो जाएगा। तो आप कैटेगराइज तो कर रहे हो, कैटेगराइज किसी बेसिस पे कर रहे हो, जो आपका जो स्टोन है या धातु है या हड्डी का औजार है उसके बेसिस पे करो। तो देखो, इसको बोलते हैं बच्चों, निम्न पुरा पाषाण काल को बोलते हैं सोहन संस्कृति। क्या कहते हैं बच्चों, सोहन संस्कृति। मैं बताऊंगा क्यों कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, सोहन संस्कृति। इसी को बोलते हैं पेबुल चॉपर चॉपिंग संस्कृति। क्या बोलते हैं, पेबुल चॉपर चॉपिंग। ये क्या होता है ये भी बताऊंगा। मध्य पुरा पाषाण काल को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं फलक संस्कृति। क्या बोलते हैं, फलक संस्कृति, ठीक है, फलक संस्कृति। ये जो नवपुरा पाषाण काल दिख रहा है बच्चों, इसको कहते हैं, इसमें पत्थर के साथ हड्डियों के औजार का प्रयोग किया जाने लगा। पत्थर के साथ किसका प्रयोग करने लगे, हड्डियों का प्रयोग करने लगे, पत्थर के साथ हड्डियों का प्रयोग करने लगे। किसमें, नवपाषाण काल में, ठीक है। मध्य पाषाण काल में क्या होने लगा, तो मध्य पाषाण काल में जो बड़े बड़े पत्थर थे वो बहुत सूक्ष्म हो चुके हैं, बहुत छोटे और नुकीले हो चुके हैं। तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ एज कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ एज कहते हैं। तो माइक्रोलिथ एज में क्या हुआ कि इस दौरान जो मनुष्य अस्थायी जीवन से स्थायी जीवन की ओर बढ़ा, मतलब मनुष्य अभी तक खाना बदोशी जीवन था, शिकारी था, अब यहाँ पे वो पहली बार क्या सीख रहा है, कृषि सीख रहा है। तो देखिए मध्य पाषाण काल में क्या होगा बच्चों, मध्य पाषाण काल में मनुष्य कृषि सीखेगा। मध्य पाषाण काल में क्या होगा, मनुष्य पशुपालन सीखेगा। मध्य पाषाण काल में और क्या सीखेगा, मनुष्य मछली पालन सीखेगा। और क्या करेगा, पशुपालन में पालतू जानवर बनाने का प्रयास करेगा। किसमें, मध्य पाषाण काल में। यानी क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो अब घर में रहना चाहता है, एक जगह घर बना के रहना चाहता है। वो खाना बदोशी जीवन नहीं चाहता है, वो चाहता है मनुष्य कुत्ते को क्यों रखता है कि कुत्ता वफादार होता है। क्यों, क्योंकि वो उसको इसलिए रखते थे मनुष्य, क्योंकि हमें पता रहे कि कोई अगर बाहर का अन्य जंगली जानवर जीव जंतु आए तो हमें कुत्ते के माध्यम से पता चले, हम घर के अंदर रह पाए, इसलिए उसने ऐसा किया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या। तो मनुष्य क्या हुआ है, अस्थायी जीवन से किस जीवन की ओर बढ़ना चालू कर रहा है, स्थायी जीवन की ओर करना। मैं आपको सबकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, आप सुनते चलो बस। अस्थायी जीवन से स्थायी जीवन की ओर मनुष्य असभ्य से सभ्य की ओर बढ़ रहा है। असभ्य से किधर, कैसे बढ़ रहा है, सभ्य की ओर बढ़ रहा है। यानी कि हम ये समझ पा रहे हैं कि निम्न पुरा पाषाण काल सोहन संस्कृति बोलते हैं, इसी को पेबुल चॉपर चॉपिंग संस्कृति कहते हैं। मध्य पुरा पाषाण काल को हम फलक संस्कृति बोलते हैं, है ना। इसमें क्वार्ट्जाइट, जेट, चैस्पर जैसे चीजों का प्रयोग होता है औजार के रूप में। नवपुरा पाषाण काल को में पत्थर के साथ साथ किसका इस्तेमाल होने लगा है, हड्डियों का इस्तेमाल होने लगा। तो ये पूरा पाषाण काल का अलग सेगमेंट हो गया। अब कौन सा आया, मध्य पाषाण काल। इसमें क्या हुआ, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, अस्थायी से स्थायी जीवन, असभ्य से सभ्य की ओर मनुष्य बढ़ने लगा। ठीक है, और इसी टाइम में बच्चों आग की खोज हुई। किस काल में, मध्य पाषाण काल। क्यों, क्योंकि पत्थर हो गए नुकीले, नुकीले पत्थर टकराएंगे तो आग निकलेगी। तो उनको समझ में आ गया कि आग की खोज हुई। जब आग की खोज हुई तो क्या हुआ, कच्चे मांस की जगह मनुष्य पके मांस का सेवन करने लगा। यानी मध्य पुरा पाषाण की प्रॉपर्टीज देखो एकदम शॉर्ट में, कृषि सीखा, पशुपालन सीखा, मछली पालन सीखा, अस्थायी से स्थायी जीवन की ओर बढ़ा, फिर असभ्य से सभ्य की ओर बढ़ा, आग की खोज किया उसने, और आग की खोज करने के बाद किस तरीके का, कच्चे मांस की जगह पके मांस का प्रयोग करने लगा। ये कब हुआ, मध्य पाषाण काल। क्लियर हुआ। इसमें क्या हुआ है बच्चों, ये इसमें जो पत्थर है ना, पत्थर का प्रयोग पहली बार मनुष्य कर रहा है। पेबल चॉपर चॉपिंग क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या होगा बच्चों, जो आपको बुक मिलेगी ना उसमें बराबर टेबल बना के सब कुछ पॉइंट लिखा हुआ था, आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो मैं याद करा रहा हूं बस उसको याद करो। नवपाषाण काल में क्या है, तो नवपाषाण काल में सबसे पहले पहिए की खोज हुई। किसकी खोज हुई, पहिए की खोज हुई।
अब देखो पहिए की खोज होगा क्या, तो खेत में अगर अनाज कटेगा तो अनाज को क्या, अब मनुष्य पशुपालन सीख ही रहा है, तो उसके ऊपर क्या करेगा, लकड़ी का लगा के बैलगाड़ी बना लेगा। तो पहिए की खोज होने से क्या बना लिया मनुष्य, बैलगाड़ी बना लिया। पहिए की खोज होने से मनुष्य क्या बना लेगा, मिट्टी के बर्तन बना पाएगा, है ना। तो दूसरा क्या हुआ, मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के बर्तन का निर्माण हुआ। आप समझिएगा, जब पहिए का आविष्कार हो जाएगा बच्चों, तो फायदा यह होगा कि पहिए की होने की वजह से परिवहन चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिवहन। जब परिवहन चालू हो जाएगा तो ये मनुष्य क्या करेंगे, एक स्टोरेज या गोडाउन बनाएंगे या गोदाम बनाएंगे, और उस गोदाम में क्या करेंगे, इस पूरे मटेरियल को रखना चालू करेंगे। किसको रखना चालू करेंगे, खुले में। जब खुले में रखेंगे तो मान लो मटेरियल खराब हो गया एक बार, तो उनको समझ में आएगा नहीं, इसको मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए, तो मिट्टी के बर्तन में रखना सीख जाएंगे। तो मनुष्य धीरे धीरे सीखेगा, अपनी साइकोलॉजी का, दिमाग का विकास करेगा धीरे धीरे। तो पहिए की खोज हुई तो किसमें फायदा हुआ, परिवहन में। पहिए की खोज हुई तो संग्रहण में भी फायदा हुआ, अनाज को एक जगह से दूसरी जगह लगा के एक जगह स्टोर करके रखना, तो परिवहन में फायदा हुआ और संग्रहण में फायदा हुआ। ठीक है, पहिए की खोज होने से मिट्टी के बर्तन बने। मिट्टी के बर्तन बने तो मिट्टी के बर्तन भी कैसे, अलग अलग चरण बनेंगे। तो पहला मिट्टी का बर्तन जो बनेगा बच्चों, वो ब्लैक कलर में बनेगा या फिर गेहूं कलर में बनेगा, उसमें कोई नक्काशी नहीं होगी। लेकिन बाद में जब मिट्टी के बर्तन बनेंगे तो उसमें कलाकारी होगी, मिट्टी के बर्तन में भी कलाकारी होगी। फ्लावर्स बनाए जाएंगे, पत्तियां बनाए जाएंगे, फूल बनाए जाएंगे, उनको कलर दिया जाएगा ताकि लोग उसको अलग तरीके से यूज कर सके। तो ये समझ में आया, यानी आग की खोज, कृषि की खोज, कृषि और पशुपालन, ये सब किसमें हुआ, मध्य पाषाण काल में। इसमें पहिए की खोज हुई, मिट्टी के बर्तन का निर्माण हुआ। एक और इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो ये है कि मनुष्य इसमें शिकार, देखो कच्चे मांस की जगह पके मांस, इसमें शिकारी जीवन तो जी रहा था, लेकिन मनुष्य इसमें शिकारी जीवन से कृषक बन गया। शिकारी जीवन से क्या बन गया, कृषक बन गया। वो पहले क्या, पत्थर मार के, तीर धनुष मार के चीज को खाने का प्रयास करता। अच्छा एक चीज और इसमें बच्चों, इसमें तीर धनुष का प्रयोग, ऐसे याद करना, अभी मैं याद कराऊंगा। ये चीज हुआ, शिकारी से क्या बन गया, कृषक बन गया, याद रहेगा इतना। अब देखो ताम्र पाषाण काल को बता देते हैं थोड़ा सा। ताम्र पाषाण काल जो है ना बच्चों, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग है। ताम्र पाषाण है क्या, क्या हुआ बच्चों, सबसे पहले मनुष्य ने पत्थर खोजा, पत्थर के बाद मनुष्य ने क्या पा लिया, हड्डी पा लिया। अब पत्थर और हड्डी को प्रयोग करके क्या बना लिया, धनुष तीर बनाना सीख लिया। अब धीरे से क्या हुआ, उसको जो राजस्थान का खेतड़ी व माइंस वाला क्षेत्र है वहां पे, और आपका अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, और जहां पे नौ पाषाण काल के या पाषाण काल की सभ्यताओं का विकास हुआ, वहां पे तांबा सबसे पहले मिला। तो मतलब पूरे विश्व में सबसे पहली बार मिलने वाली जो धातु है वो है तांबा। क्या है, तांबा। तो तांबे को क्या बोला गया कि तांबे का प्रयोग जब पत्थर के साथ करने लगे, हड्डी के साथ करने लगे, तो क्या कहलाया, ताम्र पाषाण काल कहलाया। क्या कहलाया, इसे चैल्कोलिथिक एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैल्कोलिथिक एज बोलते हैं। नाम सुनते चलो, हर टाइप का प्रश्न पूछता है, क्या कहते हैं, चैल्कोलिथिक एज बोलते हैं। अब सुनिएगा, ये जो चैल्कोलिथिक एज है, इसमें क्या हुआ, ये अलग अलग स्थान पे पाई गई। तो देखो पहले मनुष्य किसमें रहता था, पहले मनुष्य कबीला बना के रहता था। कबीला समझते हो ना, परिवार प्लस परिवार इक्वल टू कुल, और कुल में मनुष्य रहते थे। मतलब 20 लोग हो गए तो इनका अलग ग्रुप हो गया, 20 लोग हो गए तो इनका अलग ग्रुप हो गया। तो क्या हुआ कि मान लो एक कोई संस्कृति, एक कोई क्षेत्र है, बनास कोई क्षेत्र है, तो बनास के क्षेत्र में रहने वाले लोग जो तांबे का प्रयोग करने लगे, वो बनास संस्कृति कहलाई। क्या कहलाई, बनास संस्कृति कहलाई। इसी तरीके से आहार संस्कृति थी, इसी तरीके से जोरवे संस्कृति थी, इसी तरीके से आपकी मालवा संस्कृति थी। तो आपको याद रखना है कि देखिए, ताम्र पाषाण काल में 5 अलग अलग स्टेट आपको काम करेंगे। पहला है राजस्थान। राजस्थान में 2 संस्कृति है बच्चों, एक संस्कृति का नाम क्या है, बनास संस्कृति, और एक संस्कृति का नाम क्या है, आहार संस्कृति। क्या बोला मैंने, ताम्र पाषाण काल के टाइम में 3-4 स्टेट हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला स्टेट कौन सा पढ़ रहे हैं, राजस्थान। राजस्थान में पहला जगह कौन सा है, बनास, दूसरा जगह कौन सा है, आहार। ठीक है, अब आ जाओ मध्य प्रदेश बच्चों। मध्य प्रदेश में 2 जगह है बच्चों, एक का नाम है कायथा। क्या नाम है, कायथा, और एक का नाम है मालवा। तो कायथा संस्कृति और मालवा संस्कृति। ठीक है, इसी तरीके से गुजरात में आ जाओ। तो गुजरात में आओगे तो गुजरात में बच्चों जो संस्कृति है उसका नाम है प्रभास संस्कृति। क्या नाम है,
प्रभास संस्कृति। क्या नाम है? प्रभास संस्कृति। और एक और स्थान आपको बच जा रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के अलावा एक और स्थान बच रहा है, वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में बच्चों जो संस्कृति है उसको जोरवे संस्कृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोरवे संस्कृति। तो आप देखो टोटल यहाँ पे 7 संस्कृति हैं। सातों संस्कृति कब पाई गई? ताम्रपाषाण काल में। तो पूछता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति किस जगह से संबंधित है? तो कायथा और मालवा किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से। प्रभास किससे संबंधित है? गुजरात से। ठीक है। इसके अलावा जोरवे किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से। बनास और आहार किससे संबंधित है? राजस्थान से। याद रहेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको एक बार देखिए आप लोग क्या क्या लिखा है। बच्चों थोड़ा सा इसको छोटा कर रहे हैं। देखिए एक और संस्कृति हमारी बची हुई है, कौन सी? महापाषाण काल किसे कहते हैं। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं, फिर एक एक को तोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है। महापाषाण काल, कौन सा काल? तो देखो महापाषाण काल शब्द का प्रयोग कहां किया जाता है? मान लो एक जमीन है, इस जमीन में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसको दफना दिया गया, तो आजकल क्या होता है उसके पे क्या होता है? समाधि बनाते हैं, तो चबूतरा बनाते हैं, फिर उस पर श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसा ऐसा कुछ देखा होगा आपने। उसी तरीके से पहले के लोग क्या करते थे? एक शव के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर के घेरे लगाते थे। क्या लगाते थे? तो बड़े पत्थर को महा बोलते हैं। पाषाण मतलब पत्थर, है ना? तो मेगालिथिक, इसको बोलते हैं मेगालिथिक एज। क्या बोलते हैं? मेगालिथिक एज। तो पाषाण काल, महापाषाण काल क्या होगा? जहां पे एक शव के चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों के घेरे लगा दिए जाते थे, वो क्या कहलाता था? वो महापाषाण काल कहलाता था। क्या कहलाता था? महापाषाण क्षेत्र कहलाता था। तो बच्चों इसमें दो आदिच नलूर करके एक जगह है बच्चों, तमिलनाडु में। कहां है? तमिलनाडु में। इसके अलावा कराची, इसके अलावा बुर्जहोम, इसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, मास्की, ब्रह्मगिरी, ये साउथ इंडिया के क्षेत्र। बच्चों महापाषाण चीज ना ज्यादातर साउथ इंडिया में, ये कहां पाया जाता है? मास्की, ब्रह्मगिरी, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, बुर्जहोम, कराची, आदिच नलूर, इन क्षेत्रों पे शव के चारों ओर पत्थरों के बहुत बड़े बड़े घेरे बनाए जाते थे, जिसे क्या कहा जाता है? महापाषाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापाषाण कहा जाता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब एक एक चीज को तोड़ के पढ़ते हैं। ठीक है। ये क्या हुआ? ये आपका पाषाण काल का 5 डिवीजन हुआ। 5 डिवीजन में पहले डिवीजन में कितने डिवीजन है? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण, 3 डिवीजन है। तो इन 3 डिवीजन को एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं।